हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ट्रिनिटी के प्लेटफॉर्म पे। आज हम जियोग्राफी के लेक्चर को शुरू करेंगे और जियोग्राफी के पीवाईक्यू सीरीज को देखेंगे। आपसे हर बार ये बताया गया है 110 प्लस प्रश्नों की गारंटी दी जा रही है। पहले हम टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा एक दो तो क्वेश्चन ऐसे इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है और बाकी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो आता है तो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड से जो क्वेश्चन आते हैं तो उसको हम डिस्कस करेंगे। पहले टॉपिक डिस्कस कर लेंगे और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इसको कैसे लेके हमको चलना और क्या क्वेश्चन आया हुआ है। तो हम शुरू करते हैं। पहले जो एक दो इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आई थिंक आप लोगों को पता भी होगा। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द जियोग्राफी क्लास। देखो, ये एरिया से क्वेश्चन है। एरिया मतलब क्या हमारा क्षेत्र है और कैसे काम होता है। द एरिया ऑफ इंडिया इज 2.4% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। मतलब भारत का जो भौगोलिक क्षेत्र है ये 2.4 है। किसका? वर्ल्ड के टोटल एरिया का। अब क्वेश्चन ये पूछेगा कि कितनी पॉपुलेशन यहाँ रहती है। तो पॉपुलेशन इज 16% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, 17% ऑफ, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। एक्चुअली 2011 के सेंसस के हिसाब से 17.5% पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड हैविंग बाय इंडिया। क्लियर हुआ? 17.5% विश्व की जनसंख्या भारत में निवास करती है। दूसरे प्रश्न पे चलते हैं हम पुनः। दूसरा प्रश्न है बच्चों, द शेयर ऑफ माउंटेन इन टोटल लैंड एरिया ऑफ इंडिया, कि भारत की जितनी जमीन है इसमें कितने परसेंट माउंटेन है यानी कि पर्वत है। तो इसका आंसर है 30% भाग जो है पर्वतों से कवर है। और एक चीज और, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहां पे बताएं कि लगभग पूरे विश्व का 30% भाग माउंटेन और हिल्स से कवर्ड है। मतलब द अर्थ क्रस्ट कब 30% एरिया ऑफ अर्थ क्रस्ट कवर्ड बाय माउंटेन एंड हिल्स। क्लियर हो गया? पृथ्वी के 30%, और इसको फर्स्ट सीरीज रिलीफ बोला जाता है, प्रथम श्रेणी के उच्चावच पृथ्वी के। तो धरती पे लगभग 30% क्षेत्र पे पर्वतों और पहाड़ियों का विस्तार है। यहां एक क्वेश्चन और बन गया कि पर्वत और पहाड़ी किसको हम माउंटेन बोलेंगे, किसको हम हिल्स बोलेंगे। देखो, अगर 1000 मीटर से ऊंचा है तो दैट इज माउंटेन, और 1000 मीटर से कम है ऊंचाई तो दैट इज हिल्स। उनको हम पहाड़ियां बोलेंगे। ये सिंपल है, इसको अपने दिमाग में आप सेट रखिए। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा प्रश्न बेटा, इंडियाज टेरिटोरियल लिमिट एक्सटेंड टुवर्ड द सी अप टू द हाउ मेनी नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द कोस्ट। देखो, एक कन्वेंशन है वर्ल्ड वाइड, और जिस भी देश के साथ समुद्र लगता है तो वहां पे 12 नॉटिकल माइल तक, और 1 नॉटिकल माइल इक्वल टू 1.8 किलोमीटर। और अगर ये लैंड माइल है, 1 लैंड माइल इक्वल टू 1.6 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा, नाटिकल अगर समुद्री मील है तो 1.8 किलोमीटर का, और अगर भौमिक मील है, जमीन पे नापेंगे मील, जैसे कोस मील, ये सब हमारे पुराने मानक थे, तो उसमें ये 1 लैंड माइल इक्वल टू 1.6 किलोमीटर, 1.6 किलोमीटर का एक भौमिक मील होता है, और 1.8 किलोमीटर का एक नॉटिकल माइल होता है फ्रॉम द कोस्ट। अच्छा, इसको ऐसे भी देख सकते हैं, मान लो ये इंडिया है, ये 12 नॉटिकल माइल तक क्या है, हमारा सोवरिन एरिया है, यानी कि ये भारत का समुद्री क्षेत्र है।
इसके बाद अगले 12 नॉटिकल माइल तक क्या है, अगले 12 नॉटिकल माइल तक भारत को रेगुलेट करने का, साफ सफाई का, इन सब चीजों का राइट है। और इसके बाद जो एरिया होता है इसको हम कहते हैं हाई सी या इंटरनेशनल वाटर, अंतरराष्ट्रीय जल। इसमें कोई रोक टोक नहीं है। अगर कोई समुद्री जहाज, कोई सैनिक बेड़ा किसी देश का भारत से 50 नॉटिकल माइल से दूर या 24 नॉटिकल माइल दूर से जा रहा है तो हम कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। या कोई जहाज अगर इसके अंदर आता है तो हम इन्फॉर्म करेंगे कि रुक जाइए, हमारी टेरिटरी में आ रहे हैं। और इसमें तो विदाउट हमारे परमिशन वो आ ही नहीं सकते हैं। और ऐसा नहीं कि ये भारत के लिए, ये विश्व में जितने भी देश हैं और जिसके भी किनारे समुद्र है सबके लिए यही रूल है। ठीक है, अब आते हैं अब यहां पे शुरू हो रहा है जो यूनिट समझानी थी मुझे, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, अक्षांश और देशांतर। अक्षांश और लॉन्गिट्यूड, देशांतर। अब यहां पे देखना, देखो ग्लोब या मैप पे जब देखोगे तो दो तरह की लाइनें मिलती हैं। ये मान लो हमने अर्थ बना लिया, इस पे कुछ इस तरह से वर्टिकल लाइनें हमको ग्लोब पे मिलती हैं। इसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड्स। और दूसरी लाइनें आप ग्लोब या मैप देखोगे तो उस पे आपको इस तरह से हॉरिजेंटल लाइंस मिलेंगी। इसको हम कहते हैं लैटिट्यूड्स। तो एक हो गया लॉन्गिट्यूड और एक हो गया लैटिट्यूड। क्लियर हो गया? अब इन लाइंस का क्या इंपॉर्टेंस है पहले ये समझना है। तो हम सबसे पहले लेते हैं लैटिट्यूड्स को। लैटिट्यूड्स क्या है, यानी कि अक्षांश रेखाएं क्या है? अक्षांश रेखाएं कोणीय दूरियां, जैसे आप इक्वेटर का। और एक बात और ध्यान में रख लीजिएगा, इन दोनों में से कोई भी लाइन धरती पे कहीं खींची नहीं गई है। ये मैथमेटिकली गणितीय रूप से निकाली गई है और इसको हम कैलकुलेशन करते हैं और डेट और टाइम को मैनेज करते हैं। लॉन्गिट्यूड के थ्रू हम डेट एंड टाइम डिसाइड करते हैं और लैटिट्यूड के थ्रू ये एंगुलर डिस्टेंस है, कोणीय दूरियां, जिनके माध्यम से आप कभी सोचिए होता कैसे है। जैसे मान लीजिए कि एक घर का एड्रेस पढ़िए तो कैसे एड्रेस आता है कि भाई ये कॉलोनी डॉक्टर मुखर्जी नगर कॉलोनी, मकान नंबर 612, फ्लोर 3rd फ्लोर, मिस्टर दिस, पिन कोड इतना। क्लियर हो गया? अब किसी मकान के जमीन का साइज पढ़े तो क्या लिखा रहता है कि भाई इनका 70 फुट का प्लाट है, जिसकी 70 फुट चौड़ाई है, 120 फीट गहराई है, और इनके बगल में गुप्ता जी का मकान है बाएं साइड, दाहिने साइड यादव जी का मकान है, सामने 40 फीट की रोड है, पीछे की तरफ रास्ता बंद है, पीछे किसी और की मकान है। तो इस तरह की जो लोकेशन होती है इसको हम कहते हैं जियोग्राफिकल लोकेशन, भौगोलिक परिस्थिति। अब मान लो कोई आप समुद्र में हो या आप हवाई जहाज से यात्रा कर रहे हो, अब वहां पे तो कोई इस तरह का लैंडमार्क है नहीं, तो वहां पे जो लोकेशन जाएगी वो एस्ट्रोनॉमिकल लोकेशन जाती है, यानी कि वो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स में वो लोकेशन जाती है और इसके थ्रू आप एग्जैक्ट जगह पे पहुंचते हो। जैसे जीपीएस आपका काम करता है, जो आपको रास्ते बताता रहता है, सब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पे चल रहा है। मिसाइल आपने फायर कर दिया, कैसे मिसाइल खोजते हुए चली जाती है, सोचने वाली बात है ना। तो उनमें एस्ट्रोनॉमिकल लोकेशन का इस्तेमाल किया जाता है। तो लिख लीजिए लोकेशंस दो तरह की होती हैं, जियोग्राफिकल
एंड एस्ट्रोनॉमिकल। अब ये दो तरह की लोकेशन हो गई। ये जैसे हम एड्रेस देते हैं, और ये एस्ट्रोनॉमिकल लोकेशन, यानी कि जैसे हम इसको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में एक्सप्रेस करते हैं। क्लियर हो गया? अब इसको कैसे डिराइव करते हैं इसको देखते हैं। देखो, ये अर्थ है और यहां एक स्टार होता है पोल स्टार। तो पोल स्टार की किरणें जहां पे राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री बनाती है वो होता है नॉर्दर्न पोल। क्लियर हो गया? और फिर जैसे जैसे इसकी किरणें पड़ेंगी अर्थ पे, तो उसी के एंगल ऑफ इंसिडेंस पे एक एक डिग्री के क्रम पे हम खींचते चले जाते हैं। तो ये हमारे आ गए लैटिट्यूड्स। क्लियर हो गया? ग्लोब पे टेक्निकली ये 0 डिग्री, 90 लैटिट्यूड हो गए ऊपर, 1 to 90 हो गए साउथ में 90, और +1 हो गया इक्वेटर। तो ग्लोब पे कितने, ये भी क्वेश्चन पूछा है, यूपीएससी ने पूछा है, ग्लोब पे कितने लैटिट्यूड बनते हैं? तो थियोरेटिकली 181 लैटिट्यूड बनते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि बनते तो सैद्धांतिक रूप से 181 है। यूपीएससी ने पूछा था कितने खींचे जाते हैं, तो खींचे जाते हैं 179, क्योंकि नॉर्थ पोल और साउथ पोल कोई रेखा न होकर एक बिंदु है। क्लियर हो गया? तो पोल स्टार का जो आपतन कोण धरती पे बनेगा उसको पूर्व से पश्चिम में मिलाती हुई जो रेखाएं खींची जाएंगी उसे हम क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ये डिस्टेंस को मेजर करती हैं, और इसमें सबसे बड़ा जो वृत्त होता है वो इक्वेटर होता है। इस इक्वेटर को ग्रेट सर्किल भी कहा जाता है। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। क्लियर हो गया? तो ये हमारे ये बन गए लैटिट्यूड्स। अब जरा समझिएगा, यहीं पे एक आपको सन के रिगार्डिंग हम पोजीशन दिखाते हैं। मान लीजिए ये सन है और ये अर्थ है, ये 0 डिग्री। अब अर्थ आप सबको पता है अपनी एक्सिस पे सीधा ना खड़ा होके 23.5 डिग्री टिल्टेड है। तो ये पहली लाइन मिल गई 23.5 साउथ, 23.5 नॉर्थ, और पोल पे बेटा 90 डिग्री। अभी आपको बताएं जहां पे पोल कहाँ होगा, जहां पे पोल स्टार की रेज राइट एंगल यानी कि समकोण बनाएगी वो हमारा नॉर्थ पोल होगा। तो ये हमारा नॉर्थ पोल, ये पोल स्टार है और ये बना दिया, और ये अपने ऑर्बिटल प्लेन पे कक्षीय अक्षांश पे 23.5 डिग्री झुका हुआ है और नाच रहा है लट्टू की तरह से रोटेशन। लट्टू नचा है ना, कैसे देखिएगा, लट्टू सीधा नहीं नाचता, लट्टू ऐसे झुक के नाचता है। तो इस तरीके से दूसरी जो लाइन आएगी 90 - 23.5 करेंगे तो 66.5 डिग्री आ जाएगी। 66.5 डिग्री साउथ, 66.5 डिग्री नॉर्थ। क्लियर हो गया? अब ये सन है। अब सन का बेटा 23.5 नॉर्थ से इतना ही पोर्शन, ये वाला पोर्शन सन के डायरेक्ट इंटरफेस में जाता है, और ये शुरू होता है 21 मार्च से, ये जाएगा आपका 21 जून तक, और इसको हम बोलेंगे कर्क रेखा या लाइन ऑफ कैंसर। फिर 21 जून से ये 23 सितंबर तक वापस आएगा, और फिर ये पहुंचेगा यहां 22 दिसंबर को। क्लियर हो गया? अब इसी के बेस पे ये एरिया बढ़ जाता है।
ये जो एरिया पूरे साल सनलाइट के इंपैक्ट में है तो इसका जो नाम होगा वो नाम हो जाएगा अभी आपको बताए इतना ही पोर्शन सन के सामने जा रहा है। 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर, 22 दिसंबर। अब यहां पे क्या क्वेश्चन बन रहे हैं ये देखना है। पहले पोजीशन देख लीजिए, चूंकि ये एरिया पूरा सन के सामने जा रहा है अर्थ का घूम के, तो ये हो गया नॉर्थ ट्रॉपिकल जोन, ये हो गया साउथ ट्रॉपिकल जोन, उत्तरी उष्णकटिबंधीय मेखला, दक्षिणी उष्णकटिबंधीय मेखला। अब इसके ऊपर बेटा गौर करो, जब सन इक्वेटर से ऊपर यहां तक रहेगा तो इस पोर्शन में क्या होगा, गर्मी बढ़ जाएगी, और इस पोर्शन में क्या होगा, ठंड हो जाएगी। इसी तरह जब नीचे जाएगा तो ये पोर्शन गर्म हो जाएगा और ये पोर्शन ठंडा हो जाएगा। तो इसको हम बोलेंगे नॉर्थ टेम्परेट जोन, साउथ टेम्परेट जोन, और इधर तक पहुंचती नहीं की तो नॉर्थ फ्रीजिड जोन, साउथ फ्रीजिड जोन। क्लियर हो गया? ये आपका पूरा बनता है। अब एक चीज और समझना है, ये 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य जो है वो कहां पे है, इक्वेटर पे है। तो क्या होगा, 12 घंटे की रात और 12 घंटे का दिन। क्लियर हो गया? यानी कि दिन और रात बराबर होंगे, ये दोनों डेट। उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 21 जून, उत्तरी गोलार्ध की सबसे बड़ी रात 22 दिसंबर, और इसी के वाइस वर्षा दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबी रात 21 जून। क्लियर हो गया? तो ये पोजीशन आपकी बनती है लैटिट्यूड्स की, और लैटिट्यूड के हिसाब से ये आपके जोन बढ़ जाते हैं पृथ्वी के। ट्रॉपिकल, टेम्परेट, फ्रिजिड, शीत कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध मतलब शीत और उष्ण दोनों, और ये उष्ण कटिबंध। ऊपर की तरफ है तो उत्तरी लगा देंगे, नीचे की तरफ है तो दक्षिणी लगा देंगे। इक्वेटर से ऊपर है तो उत्तरी और हेमिस्फीयर हो जाएगा। इक्वेटर क्या करता है, धरती को 2 बराबर भागों में बांट देता है। ठीक है, अगला लॉन्गिट्यूड समझते हैं। लॉन्गिट्यूड की डिफिनीशन है कि जो रेखा उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिला दे, तो एक ग्लोब ले लीजिए, एक कोने से यहां से लीजिए और ऐसे, फिर इधर से लीजिए ऐसे, इस तरह से आप बांध दीजिए। इसमें से किसी भी लॉन्गिट्यूड को आप 0 डिग्री मान सकते हैं, कोई रोक नहीं है। लेकिन जो ग्लोबली आज के डेट में एक्सेप्टेड है वो जीएमटी को हम 0 डिग्री मानते हैं। ग्रीनविच मीन टाइम, लंदन में एक ऑब्जर्वेटरी है जहां से माना गया है, और इससे ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर डिसाइड होता है। क्लियर हो गया? और ये पूरी संख्या में 360 है। गोले का कोण कितना होता है, 360 डिग्री,
एक एक डिग्री के गैप पे ये खींची गई हैं। क्लियर हो गया? जिसमें से ये होगा 90 डिग्री ईस्ट और ये होगा 90 डिग्री वेस्ट, और जीरो के ठीक एंटीपोडल जो होगा वो होगा 180 डिग्री। इसको जीएमटी बोलते हैं और इसको आइडियल बोलते हैं, इंटरनेशनल डेडलाइन। 0 और 180 डिग्री की कोई डायरेक्शन नहीं होती है, कोई दिशा नहीं होती है। ठीक है? अब ये अर्थ अपने एक्सिस पे ऐसे घूम रहा है, ये जो हो गया ईस्टर्न पोर्शन हो गया, ये वेस्टर्न पोर्शन हो गया। इसी पे हमने 24 आवर को एडजस्ट किया है। अर्थ एक जगह से घूम के 24 घंटे में सूर्य का एक रोटेशन पूरा कर देती है, और ग्लोब पे एक साथ 3 दिन होते हैं। यही चीजें आपको डिस्कस कर रही थी, इसी के हिसाब से हम डायरेक्शन निकालते हैं। अब आते हैं सवालों पे। पीपीटी अब आते हैं सवालों पे। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का एक्सपेंशन देखना था, देखते हैं। Which of the following falls under frigid zone? Area lying between 66.5 degree north latitude and north pole. Area lying between 23.5 degree and 66.5 degree hemisphere. Area lying between Antarctica circle and south pole. More than one of the above, none of the above. अब भी आपको बताए थे बेटा, आपको यहां देखिए, ये 0 डिग्री, 23.5 नॉर्थ, 23.5 साउथ, 66.5 साउथ, 90 डिग्री साउथ, 66.5 नॉर्थ, 90 डिग्री नॉर्थ। ये बताए थे नॉर्थ ट्रॉपिकल जोन, साउथ ट्रॉपिकल जोन, नॉर्थ टेम्परेट जोन, साउथ टेम्परेट जोन, साउथ फ्रीजिड जोन, नॉर्थ फ्रीजिड जोन। इस पे हम डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए क्या कर रहा है, एरिया लाइंग बिटवीन 66.5 लैटिट्यूड और नॉर्थ पोल, तो इसको कह रहा है, तो बिल्कुल है भाई, ये एरिया हम देख सकते हैं, तो ये सही है। दूसरा कह रहा है एरिया लाइंग बिटवीन 23.5 एंड 66.5 हेमिस्फीयर, नहीं जी, ये एरिया होगा, ये टेम्परेट जोन है, या फिर ये होगा, ये भी टेम्परेट जोन है, तो ये दूसरा वाला गलत है। तीसरा देखते हैं, एरिया लाइंग बिटवीन अंटार्कटिका सर्किल एंड साउदर्न पोल। देखो ये 66.5 को अंटार्कटिका सर्किल भी कहते हैं, अंटार्कटिका सर्किल, और इसको हम कहते हैं आर्कटिक सर्किल, क्योंकि यहाँ आर्कटिक सी पड़ता है, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट पड़ता है। तो कह रहा है एरिया लाइंग बिटवीन द अंटार्कटिका सर्किल एंड द साउदर्न पोल, ये। तो अब देख लीजिए दोनों फ्रिजिड जोन में है, ये भी सही है। मोर देन वन ऑफ द एबव, डी इसका आंसर है, क्योंकि 2 स्टेटमेंट सही है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। द एक्सपेंशन ऑफ इंडिया इज बिटवीन, इंडिया का जो एक्सपेंशन है, ये नॉर्थ साउथ में पूछ रहा है,
तो ये एक्चुअली पूछ रहा है लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन पूछ रहा है इंडिया का, यानी कि अक्षांशीय विस्तार। नोट कर लीजिए, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। आप ऐसे बना लीजिए। ये 8 डिग्री 4 मिनट, ये है 0 डिग्री, और ये 37 डिग्री 6 मिनट। ये हो गया आपका लैटिट्यूडनल। अब अगर लैटिट्यूडनल पूछ दिया है बेटा तो डेफिनेटली ये आपसे आज नहीं तो कल लॉन्गिट्यूडनल भी पूछेगा। तो ये लॉन्गिट्यूडनल कैसे निकालेंगे? निकालना नहीं, ये लोकेशन याद करनी है। लॉन्गिट्यूडनल लिख लीजिए 68 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट, और दूसरा हो जाएगा ये वाला 97 डिग्री 25 मिनट। इसको याद कर लीजिए आप, ये डेफिनेटली आपका ये क्वेश्चन बन रहा है, हो सकता है इसी बार आ जाए। अब इसमें अगर हम मिला लें, ये 37 डिग्री 37 मिनट 80 डिग्री ये सब गलत दिया हुआ है, तो नन ऑफ द एबव इसका आंसर होगा। आगे चलते हैं। देखिए अभी डिस्कस किए थे, आ गया आपके 2023 में पूछा है 69th बीपीएससी में इस क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन आपका आ रहा है, हाउ मेनी लैटिट्यूड्स देयर ऑन द ग्लोब ड्रॉन एट 1 डिग्री इंटरवल। कितनी अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं 1 डिग्री के अंतराल पे। ये बन गई धरती, ये बन गया आपका नॉर्थ पोल, और ये बन गया आपका पोल स्टार। अभी बताया था कि पोल स्टार जहां पे 90 डिग्री का कोण बनाएगा वो जगह नॉर्थ पोल होगी। पोल स्टार की रेज यानी कि किरणें, और 1-1 डिग्री के अंतराल पे हम ऐसे लैटिट्यूड खींचते चले जाएंगे। क्लियर हो गया? तो अगर अभी आपको बताए थे 90 नदर्न पोल, मतलब नदर्न साइड में, नदर्न हेमेस्फीयर में ये वाला, और 1 डिग्री के इंटरवल पे 90 साउदर्न हेमेस्फीयर में, प्लस 1 बच रहा है बेटा, ध्यान दीजिएगा, ये 0 डिग्री इक्वेटर, तो 1 0 डिग्री कुल कितने होगा 181। अब इसमें दे रहा है तो आपको लगेगा नन ऑफ द अबव, लेकिन नन ऑफ द अबव आंसर नहीं है इसका। अभी पीछे डिस्कशन में बताए थे कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल आर द पॉइंट्स नॉट लैटिट्यूड्स। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव बिंदु हैं, कोई रेखा नहीं है। तो प्रैक्टिकली इसमें से 2 माइनस कर देंगे, आ जाएगा 179। क्लियर हो गया? इसके बाद आपका जो टाइम एंड जोन का क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड टाइम का, जो लॉन्गिट्यूड बेस्ड होते हैं। अच्छा देखिए आ ही गया, स्टैंडर्ड टाइम लिखा हुआ है। इसको जरा एक बार फिर से समझ लेते हैं। जो ये ग्लोब पे बनाया मैं 0 डिग्री, और इसी के ठीक पीछे जो लाइन बनेगी वो हो जाएगी 180 डिग्री। ये हो गया आपका जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम, और ये हो गया आइडियल इंटरनेशनल डेडलाइन। अगर ग्लोब हो तो ये किनारा हो गया 90 डिग्री ईस्ट, और ये किनारा हो गया आपका 90 डिग्री वेस्ट। अब सवाल देखते हैं, हाउ मच इज द डिफरेंस बिटवीन द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एंड द ग्रीनविच मीन टाइम। देखो अगर इंडिया लिखा है तो इंडिया ने जो अपना आईएसटी बनाया है,
ये 82.5 डिग्री ईस्ट को हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मानते हैं। तो जो भी टाइम 82.5 डिग्री पे होता है वही टाइम पूरे भारत में चलता है। क्लियर हो गया? अब इसको अगर लेके चले आईएसटी को, तो पूछ रहा है कि जीएमटी से ये जो आईएसटी हम बनाए हैं कितने दूर है। अब जरा देखना कितने लॉन्गिट्यूड हमने खींचे हैं, 360 अपान 24 घंटे में घूम जाती है पृथ्वी 15 डिग्री इक्वल टू 1 आवर। और अगर इसको हम मिनट में चेंज कर दें तो हो जाएगा 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट। क्लियर हो गया? अब सवाल पे आते हैं। हाउ मच इज द डिफरेंस बिटवीन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST एंड द ग्रीनविच मीन टाइम? 0 डिग्री, 82.5 डिग्री ईस्ट। ठीक है, ये पूछ रहा है कितने देर का डिफरेंस है। ये हो गया आपका IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये हो गया GMT। मोबाइल फोन खोलते हैं ना, GMT से सेट करने के लिए आता है। कुछ नहीं करना है, अभी आपको समझाए थे 360 डिग्री का ग्लोब 24 घंटे में पृथ्वी चक्कर लगाती है, 15 डिग्री 1 घंटे में घूम जाती है। अगर इसको हम कन्वर्ट कर दें तो 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट। क्लियर हो गया? अब 1 डिग्री 4 मिनट में तो 82 गुणे हाफ, अब इसमें 4 का गुणा करो और आधा का 2 मिनट, तो हो गया 330 मिनट। अब इसको घंटे में बदल दो, 60 से भाग दे दो, 6 पच्चे 30, 5 घंटा 30 मिनट। यानी कि अगर हमारे यहाँ सुबह का दोपहर का 5:30 बज रहा है शाम का, तो लंदन में 12 बज रहा है। क्लियर हो गया? ये इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, ऑन विच प्लेटू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन intersect each other? On which plateau the tropic of cancer and the Indian standard time lines? ये एक्चुअली मैप का क्वेश्चन है बेटा। इस पे जिसकी आंख मैप पे तेज रहेगी वो कर लेगा। वैसे मैं इसका आंसर बता दे रहा हूं आपको। बघेलखंड पूछ क्या रहा है? ये कैंसर है और ये आपका 82.5 डिग्री IST है। तो पूछ रहा है ये कौन सा पॉइंट है? ये पॉइंट है बघेलखंड, बघेलखंड प्लेटू MP। अगला क्वेश्चन है, What is the local time of Thimphu, Bhutan, located at 90 degree east? ये एक्चुअली 0 गलत लग गया, ये 90 डिग्री ईस्ट longitude when the time at the GMT is 12 noon। बताइए क्या टाइम हो रहा है? ओरली कैलकुलेट कर लीजिए। जीरो डिग्री 90 डिग्री, 90 डिग्री गुणे 4, 6 घंटे, सॉरी 360 मिनट, टोटल 6 आवर। और क्या पूछ रहा है? ग्रीनविच 12 बजे दोपहर 12 और शाम का 6 बज रहा है, 6 PM।
यही आंसर आएगा 6 PM। धरती पश्चिम से पूर्व घूमती है तो लंदन बाद में आएगा, भूटान पहले पड़ जाएगा। क्लियर हो गया? तो आज की क्लास यहीं रोकते हैं। थैंक यू वेरी मच। ट्रिनिटी से जुड़े रहिए। आप सबका स्वागत करते हैं।